हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आप सभी को अपने स्कूल से एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिल चुकी होंगी। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि मैं आज इस वीडियो में समाज विज्ञान कक्षा 8वीं की अभ्यास पुस्तिका के हल लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि जो यह अभ्यास पुस्तिका है यह 2024-25 की अभ्यास पुस्तिका है और ये नई अभ्यास पुस्तिका है, ये पुरानी अभ्यास पुस्तिका नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ में। ये इधर लिखा है 2024-25 और मैंने थंबनेल में भी लिख दिया है 2024-25। और अगर आप जब भी सर्च करें तो एडगेट अभ्यास पुस्तिका लिखें, उसके बाद आप अपना विषय लिखें, कक्षा लिखें और उसके बाद वर्ष 2024-25 लिखना ना भूलें। ठीक है, उसके बाद सर्च करेंगे तो आपको अब 2024-25 की अभ्यास पुस्तिका मिल जाएंगी। और अगर तब भी आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सप्लोर टूवर्ड्स स्टडी मेरे चैनल का नाम है। क्या नाम है? एक्सप्लोर टूवर्ड्स स्टडी। तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पर मैंने सभी विषयों के हल, सभी विषयों के, सभी कक्षाओं के एडगेट अभ्यास पुस्तिका के हल अपलोड कर दिए हैं और जो अपलोड नहीं हुए हैं वह धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो देखिए, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको आज ये चैप्टर करवाने जा रहा हूँ। तो ये आपके पहले इतिहास है, तो पहले इतिहास के 8 चैप्टर हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए भूगोल के 13 चैप्टर हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान के आपको 21 चैप्टर दिए गए हैं। फिर ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 1। तो अध्याय 1 हमारे लिए क्या दिया गया है? प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। यह हमारा क्या है? पहला अध्याय है। क्या नाम है पहले अध्याय का? प्रारंभिक कथन, कब और कैसे, यह पहला अध्याय का नाम है। उसके बाद देखिए हमसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। मतलब हमें यह बताना है कि जब ब्रिटिश शासनकाल था, ब्रिटिश शासनकाल और उसके बाद स्वतंत्र शासनकाल, एक दो शासनकाल चले। जब हमारा स्वतंत्र हुआ था भारत, उसके पहले जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय के शासनकाल को हम ब्रिटिश शासनकाल कहते हैं। और जब हमारे यहाँ पर मुगल मतलब मुसलमानों का शासन था, जो मुगल आए हुए थे उनका शासन था, तो उनको क्या बोलते थे अपन? मुगल शासनकाल बोलते थे। तो इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश शासनकाल में, जो कि ब्रिटिश शासनकाल में प्रथम और अंतिम गवर्नर कौन थे। तो आप सभी को पता है कि जो कि गवर्नर रहते थे, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल हमारे मतलब अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम मतलब ब्रिटिश शासनकाल के वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो आपको यह बताना है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? जेम्स मिल थे। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न आपके जो वार्षिक परीक्षा और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और आपकी त्रैमासिक परीक्षा है, उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आपको इन प्रश्नों को अपनी पुस्तिका में लिखना भी है और उनको याद भी करते हुए चलना है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबाव पूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ये तीसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है, तो आपको इसमें टिक करना है और यहाँ पे लिख देना है औपनिवेशीकरण। ठीक है बच्चों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप कमेंट नहीं बन रहा आपसे करते तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैंने सबकी वो कमेंट पढ़ता हूँ, वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए हमारे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो महत्वपूर्ण जो दस्तावेज रहते हैं वह हम कहाँ सुरक्षित रखते हैं? पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में, अभिलेखागार में, संग्रहालय में। जो दस्तावेज रहते हैं वो कहाँ? अभिलेखागार में रखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो हर 10 वर्ष में क्या होती है? जनगणना होती है। जैसे अभी हमारी जनगणना 2011 में हुई थी पिछले बार, अभी 2021 में होनी थी, पर कोरोना और बहुत सी दिक्कतों की वजह से अभी जनगणना नहीं हुई है। हो सकता है अगले वर्ष जनगणना हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें 6वां प्रश्न पूछा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा खालिस्तान ने बनवाया था। तो इसका आंसर क्या है? किसने बनवाया था? कैप्टन जेम्स रेनेल ने इसका पहला नक्शा बनवाया था। ब्रिटिश हिंदुस्तान का पहला नक्शा
जो आप नक्शा भी भारत का नक्शा देखते हैं वह अलग है, और जो ब्रिटिश शासन काल में नक्शा था वह अभी का नक्शा देखेंगे आप, ये ऐसा श्रीलंका श्रीनगर है, उसके बाद ये इधर राजस्थान, ये ऐसा मतलब इस प्रकार का नक्शा है। मैं छोटे में आपको बता देता हूँ। ऐसा आप जो अभी नक्शा देखते हैं वो अलग नक्शा है, ये स्वतंत्र भारत का नक्शा है। और जो पहले नक्शा था वह कुछ इस प्रकार का था, ये पूरा पाकिस्तान का भाग रहता था, यहाँ नेपाल वगैरह अपने ऐड थे, यहाँ पर ये भूटान वगैरह था, और जो ये म्यांमार वगैरह ये सब पहले का क्या था, हमसे जुड़ा हुआ था भारत देश में। तो वह जो नक्शा पूछा गया इसमें, वह किसने बनवाया था, तो वो नक्शा बनवाया था कैप्टन जेम्स रेनेल ने। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, अर्थशास्त्री जेम्स मिल खालिस्तान का निवासी था। जो जेम्स मिल थे ये कहाँ के निवासी थे? जेम्स मिल की हमने अभी एक पुस्तक पढ़ी थी, क्या नाम था उसका? जेम्स मिल की पुस्तक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो आपको यही पूछा गया है कि जेम्स मिल कहाँ का रहने वाला था, तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का रहने वाला था, है ना। स्कॉटलैंड में कहाँ पर? नॉर्थ वाटर ब्रिज फॉरफरशायर का रहने वाला था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हमसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो जो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, कब से प्रचलन शुरू हुआ? 16 अप्रैल 1853 से रेलगाड़ी का प्रारंभ हुआ। यह प्रश्न आपको अभी सिर्फ 7वीं या 8वीं क्लास में बस काम नहीं आएंगे, ये आप जब अगली परीक्षा दोगे पुलिस वगैरह का और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी ये प्रश्न आते हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छे से याद करिए। 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी का प्रचलन शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को खालिस्तान में बांटा गया है, तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीन में बांटा गया है। हिंदू अपन को पता है कि जो अपना ब्रिटिश इंडिया था उसको पहले हिंदू भी, मुसलमान भी और ब्रिटिश तीनों लोग रहते थे, है ना, उसी प्रकार का बांटा गया था। और लॉर्ड बोरन हेस्टिंग जो कि एक गवर्नर जनरल थे, इन गवर्नर जनरल कब बने थे तो ये 1773 में गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, उसके बाद हमसे 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है? 7वां प्रश्न पूछा गया है कि इतिहास के आधुनिक काल को, जो इतिहास है पुराना काल है उसके आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है? विकास का युग क्यों कहा जाता है? तो आप सभी को पता है इतिहास क्या होता है। इतिहास मतलब पुराना जो बीत चुकी चीज़ें हैं उनको, इतिहास में जो अच्छी चीज़ें हुई हैं या बुरी चीज़ें हुई हैं बहुत बड़े पैमाने पर, उनको अपन इतिहास में लिखा जाता है। तो अब जो विकास का युग है उसको क्यों कहा जाता है? इतिहास के आधुनिक काल को, आधुनिक काल का मतलब है यहाँ पर जो अभी का काल है, तो इतिहास के आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता को ताकत का विकास हुआ और इसलिए आधुनिक विकास का युग माना जाता है। आप सभी को पता है कि आज के समय कितने ज़्यादा विज्ञान आगे बढ़ चुका है, और आधुनिक मतलब जैसे कंप्यूटर वगैरह हो गए और मोबाइल वगैरह, कितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विकास का युग कहा जाता है। इसी प्रकार देखिए हमसे 8वां प्रश्न पूछा गया है, सुलेखन वीस मतलब जो सुलेखन वीस किसे कहा जाता है? जो सुलेखन वीस रहते हैं वे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं, उनको सुलेखन चीज़ बोलते हैं। जैसे सुलेख मतलब होता है स्पष्ट लिखना, सही लिखना, सुलेख का मतलब होता है सही और शुद्ध लिखना। तो सुलेखन वीस क्या होते हैं? उनको कहा जाता है जो लोग बहुत अच्छे ढंग तरीके से लिखते हैं, है ना, मतलब एक प्रकार से जो लेखक रहते हैं, कवि रहते हैं, उनको भी आप सुलेखन वीस कह सकते हैं। ठीक है ना। 9वां प्रश्न देखिए, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं? तो सरकारी दस्तावेज, पाच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख आदि लेखागारों में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है? जो हमारा इतिहास है उसको तारीखों से क्यों जोड़ता है? आप सभी को दिक्कत भी आती होगी भाई साहब, इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत सारी डेटा याद करनी होती हैं जिसकी आपको बहुत दिक्कत आती है, तो आप समझ लीजिए हिस्ट्री जो इतिहास है उसको क्यों तारीखों से जोड़ा जाता है? तो इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि जो मुख्य कारण हैं, जैसे किसी युद्ध या किसी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को इतिहास माना जाता है। जैसे अगर मान लो आपके साथ कोई घटना घटित हो गई, तो आप क्या बताते हैं? भाई साहब हमारे साथ इस तारीख को यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो आप उसको तारीख या डेट बताते हैं या दिन बताते हैं, तभी वो अनुमान लगा पाता है। तो इसीलिए हमें भी इतिहास की तारीखें पता होनी चाहिए कि किस दिन कौन सा युद्ध हुआ, कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित हुई, कब कौन सा आंदोलन चलाया गया, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए इसका। चलिए 11वां प्रश्न, तो 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए हैं? जो छपाई रहती है, छपाई मतलब प्रिंट, जैसे
पेपर प्रिंट होते हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, और उसके बाद जो कागज़ पर ये क्या बोलते हैं रुपए वगैरह प्रिंट होते हैं, तो इनका प्रसार प्रचार जनता तक ये कैसे पहुँचे, है ना? जो प्रेस वगैरह रहती है, प्रिंट रहते हैं, समाचार पत्र वगैरह हैं, तो ये कैसे लाभ पहुँचे लोगों तक। तो छपाई की तकनीक का प्रचार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई। अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा स्थानीय बाजार में बिकने लगी और जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार होने लगा। जो कि छपाई है, छपाई जब चालू हो गई कि प्रिंट होने लगी, किताबें प्रिंट होने लगी और न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट होने लगे, तो इनसे क्या हो गया, क्रांति आ गई। लोगों को खबरें पहुंचने लगी लोगों के पास तक कि भाई साहब कहाँ क्या हो रहा है, यह सब लोगों को पता चलने लगा। लोगों को दूसरे लोग जो बहुत बड़े आदमी हैं या फिर बहुत उच्च लेवल पर बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, उनकी आत्मकथा के कारण उनके जीवन के बारे में पता चलने लगा। तो छपाई से क्या हुआ, एक प्रचार हुआ, तकनीकी प्रचार हुआ, जनता तक बहुत सी चीज़ें पहुंची। तो ये प्रचार, ये इसी प्रकार का आपको प्रश्न पूछा गया था कि छपाई की तकनीक प्रसार से जनता का क्या लाभ हुआ। तो बहुत सारे लाभ हुए हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने अभी लिख के बता दिए हैं कुछ। देखिए उपनिवेशीकरण क्या होता है। तो उपनिवेशीकरण ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये आता ही है। उपनिवेशीकरण क्या होता है, जब एक देश में दूसरे देश के दबावे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है। जब क्या होता है, आर्थिक सामाजिक मतलब जैसे राजनीतिक कोई परिवर्तन आया, बदलाव आया, सांस्कृतिक बदलाव आया, तो उसको उपनिवेशीकरण होता है। जैसे आजकल कल्चर वगैरह बदल जाए या फिर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कुछ भी बदलाव होते हैं, तो उसको उपनिवेशीकरण कहा जाता है। अब देखिए 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए। जो कि ब्रिटिश, आप सभी को पता है कि रेलगाड़ी किसके शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। ये तो आप सभी को पता है कि कब से रेलगाड़ी चल रही हैं। तो ये सबसे अपन ने भी पढ़ा भी था 1773 में, सबसे 1700 नहीं 1800 कब हुई थी ये रेलगाड़ी स्टार्ट, कब हुई थी, 1853 में रेलगाड़ी स्टार्ट हुई थी। तो आप सभी को यही बताना है कि जो कि रेलगाड़ी स्टार्ट हुई थी, तो इससे चलने से जनता को क्या लाभ हुआ। तो रेलगाड़ी चलने से क्या क्या जनता को लाभ हुआ कि भाई साहब यातायात की सुविधा मिलने लगी, है ना, जो कि आने जाने में सुविधा होने लगी। और क्या हुआ भाई, व्यापार वाणिज्य में, जो कि मतलब कॉमर्स वगैरह, मतलब आपके जो सामान वगैरह है उसको लेन देन में, उसमें सहूलियत हो गई। सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क बढ़ गए, है ना, लोग एक दूसरे के यहाँ जाने लगे। और उसके बाद आपातकाल सेवाओं में सुधार हो गया, जैसे अगर इमरजेंसी में कुछ भी हो जाए तो आप जल्दी रेलगाड़ी से जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। उसका औद्योगिकरण में मदद मिली, सामाजिक सुधारों में प्रोत्साहन हुआ, यह सब चीज़ें हुई। और जो भी आपके मन में आ रही हैं और आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए 14वां प्रश्न, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। जो कि जनगणना आप सभी को पता है 10 वर्ष में होती है, 10 वर्ष बाद होती है। 2011 में भी जनगणना हुई थी। तो इससे किस चीज़ की जानकारी होती है, तो जनगणना से लोगों में, मतलब लोगों की जाति, लोगों के इलाके, लोगों का व्यवसाय, लोगों की संख्या, इन सब के बारे में हमें पता चलता है। और भारत के जितने भी कितने राज्य हैं भाई, है ना, कितने ज़िले बने, इन सब ये सब चीज़ें जनगणना में पता की जाती हैं। जाति वगैरह होगी कि कितने, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ SC ST रहते, तो SC ST वाले कितने लोग हैं, OBC वाले कितने लोग हैं, ये सब पता चलता है। जो हमारी जनजातियाँ हैं जैसे गौड़, भील, ये सब हो गए, ये कितने लोग हैं हमारे भारत में, है ना, जैन कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, जातियों का पता चलता है, हिंदू हैं कितने, है ना, ये सब पता चलता है। और इलाके पता चलते हैं कि भाई साहब नक्सल एरिया कौन सा है, वहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं। इन सब के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, जनगणना से प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं आगे। इसमें बोला गया है, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया जाता है। तो जेम्स मिल ने अपनी किताब में, जो उन्होंने किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो इसमें उन्होंने क्या लिखा है, तो इसमें भारत के इतिहास के हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश काल में विभाजित किया। जब विभाजन हुआ हिंदू मुसलमानों का, तो इन्होंने अपनी किताब में यही लिखा है कि मुसलमान का और हिंदू का कैसे, पाकिस्तान का और ब्रिटिशों का कैसे विभाजन हुआ। साथ ही उनका मानना था कि अंग्रेजों को सारी भू भाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके, है ना। उनका यह मानना था, उन्होंने अपनी किताब में इसी प्रकार की बातें लिखी हैं। चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न। यहाँ 16वां प्रश्न हमें दिया गया है,
उपनिवेशक शासन के दौरान सर्वेक्षण के उद्देश्य थे। तो आपको यह बताना है कि जो उपनिवेशक शासन था उसके दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पर देखिए इसका आंसर लिखा है, उपनिवेशक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे और सर्वेक्षण में धरती की तरह मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास, फसलों का पता लगाया जाने लगा और अंग्रेजों की राय में किसी इलाके पर शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। तो यह हमारा पहला अध्याय खत्म होता है।